हेलो एवरीबॉडी, आई होप तुम सब बहुत अच्छे होगे। मेरा नाम है कुमार गौरव प्रेम एंड आई एम योर सोशल गुरु। आई वेलकम यू ऑल टू योर वेरी ओन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां मैं एक बार फिर हाजिर हो गया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के थ्रू हम हमारे सोशल साइंस की इस जर्नी को एक स्टेप और आगे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करें। और अगर तुम्हें लगता है कि आज का ये चैप्टर तुम्हारे लिए थोड़ा भी कंफ्यूजिंग या प्रॉब्लमेटिक है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारा टेंशन दूर होने वाला है। नो रट्टा, नो टेंशन, ओनली क्लियर कंसेप्ट। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलो, अब बहुत बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। आज का ये टॉपिक हमें ये समझाएगा कि पॉपुलेशन सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, बल्कि ये बताएगा कि लोग कितने होते हैं, कैसे रहते हैं और इनके वजह से एक कंट्री कैसे अफेक्ट होती है। तो अगर तुम रिवीजन कर रहे हो या आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो जल्दी जाओ, कॉपी और पेन उठाओ और नेक्स्ट स्लाइड में आओ। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और उन टॉपिक्स को पढ़ाते हुए बीच बीच में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेंसस के बारे में, यानी जनगणना के बारे में, कि जनगणना हमारे देश में कैसे की जाती है। दूसरा हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के साइज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का साइज कितना है और ये हमारे इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी हमारे देश में पॉपुलेशन कितने हिसाब से ग्रो कर रही है और यहाँ के पॉपुलेशन के चेंज होने का प्रोसेस क्या क्या है। चौथा हम पढ़ेंगे एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में, यानी हमारे देश की जो टीनेज पॉपुलेशन है वो क्यों हमारे देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी हमारे देश की गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को लेकर के बहुत सारी योजनाएं बना रखी है जिससे कि एक बढ़िया बैलेंस बना रहे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो हैव यू एवर इमेजिन कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स इस धरती पर नहीं होते तो क्या होता? होता यही कि ना तो तुम ये चैप्टर पढ़ने आते और ना मैं तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा रहा होता। जोक्स अपार्ट, अगर नहीं होते तो ना कोई सोशल और कल्चरल सोसाइटी होती, ना ही कोई इकोनॉमी होती और ना ही कोई रिसोर्स होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम इंसान बहुत महान है, खुद को समझ बैठे भगवान। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात जरूर सच है कि हम ह्यूमन बीइंग्स ही टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करती हैं और पता लगाती हैं कि कौन सी चीज हमारे काम की है और उसे रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। कैसे? तो और आगे देखते हैं। जैसे कोल इज अ पीस ऑफ रॉक अंटिल पीपल वेर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट अ रिसोर्स, यानी कोयला जो है केवल एक काला पत्थर बनकर रह जाता अगर हम इंसान एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं करते इसे ऑब्टेन करने के लिए। मतलब ये हमारे बिल्कुल भी कोई काम नहीं आती, तो ना ही इसका कोई वजूद होता और सिर्फ एक काला पत्थर रह जाता। और दूसरा हम देखेंगे कि कैसे नेचुरल इवेंट जैसे कि फ्लड और सुनामी बिकम्स अ डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट ए क्राउडेड विलेज और ए टाउन। तो ये जो सुनामी है, अर्थक्वेक है या फिर जो है फ्लड आ रही है, ये सारी चीजों को भी वजूद हम इंसानों से ही मिलता है, क्योंकि ये हमें ही नुकसान पहुंचा रही होती है। तो अगर हम इंसान ही नहीं होंगे तो इन जैसे शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और ये सारी चीजें एग्जिस्ट भी करेंगी कि नहीं करेंगी इसका कोई तौर ठिकाना नहीं है। तो इस वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस अर्थ के लिए, क्योंकि हमारे वजह से ही हर एक चीज को उसका ट्रू मीनिंग मिल पा रहा है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम पॉपुलेशन कितने इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड में हम पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंस को और बारीकी से समझेंगे। पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन सोशल स्टडीज, यानी कि पॉपुलेशन हमारे सोशल स्टडीज के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी का मतलब होता है लोग, और अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगा तो सोसाइटी का कोई मतलब ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning, यानी पॉपुलेशन ही वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसके वजह से हमारी सोसाइटी में मौजूद हर उस चीज को उसका सिग्निफिकेंस और उसका मीनिंग मिल पाता है, क्योंकि अगर हम ही नहीं होंगे तो उनका भी कोई वजूद नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन बीइंग्स अर्थ के ऊपर जितनी भी रिसोर्सेज है उसे प्रोड्यूस भी करता है
और उसे कंज्यूम भी करता है, यानी हम उसे बनाते भी हैं और हम उसका खुद ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हमें ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्यों और कैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती है और उनके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर क्या है। क्योंकि अगर हम इंसान के बारे में सही तरीके से पता लगाएंगे तभी हम रिसोर्सेज को इक्विटेबल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारे देश में कितने इंसान हैं और कहाँ कहाँ रह रहे हैं। तो पिछले टॉपिक में मैंने तुम्हें बताया था कि हमें ये पता लगाना होता है कि हमारे देश में कितने लोग, कैसे लोग, कहाँ कहाँ रहते हैं। तो अब तुम ही बताओ कि हम इसे कैसे पता लगाते हैं। अब तुम कहोगे सर अगर हमें ये पता होता तो हम आपसे पढ़ने के लिए क्यों आते। तो चलो मैं ही तुम्हें बताता हूँ। तो इसे पता लगाने का एक तरीका होता है जिसमें हमारी गवर्नमेंट एक प्रॉपर काउंटिंग करती है जिसे हम कहते हैं सेंसस। तो ये सेंसस क्या होते हैं, चलो हम उसे और बारीकी से समझते हैं। ए सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली, यानी कि सेंसस जो है एक आधिकारिक तौर पर जनगणना होती है जो हमारे सरकार के द्वारा समय समय पर करवाई जाती है। याद रखना है ये हमेशा नहीं होता है, समय समय पर करवाया जाता है। तो याद रखना कि सेंसस एक आधिकारिक जनगणना है। तो अगर बात करें तो इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872, यानी हमारे इंडिया में सबसे पहला सेंसस जो करवाया गया था वो 1872 में करवाया गया था। हालांकि याद रखना है कि ये सेंसस इनकम्प्लीट रह गई थी, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाए। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881, यानी कि जो पहला कंप्लीट सेंसस था हमारे इंडिया का वो 1881 में करवाया गया था। तो ये दो पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है। पहला सेंसस पूछा जाएगा तो वो 1872 होगा, लेकिन पहला कंप्लीट सेंसस पूछा जाएगा तो वो 1881 होगा। सिंस देन द सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। याद रखना है ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि सेंसस कितने सालों पे होते हैं। तो 1881 के बाद से हर 10 सालों पे सेंसस हमारे इंडिया में करवाई जा रही है। चलो इसके कुछ और इंफॉर्मेशन पे नजर डालते हैं। द इंडियन सेंसस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा। यानी अगर इंडियन सेंसस को तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है सभी लोगों को इंक्लूड करके चलना। इतना ज्यादा डायनेमिक होता है कि सारे लोग इसके कवर में आ जाते हैं और इसके कवर में आने की वजह से हमें इसके सोशल यानी सामाजिक डेटा के बारे में पता चलता है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक डेटा के बारे में पता चलता है और डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि कितने पॉपुलेशन में कितने मेल फीमेल हैं, क्या उनका काम है, कहाँ कैसे रहते हैं। तो ये सारे डेटा के बारे में एक सेंसस के थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा। तो एक सेंसस हमें हेल्प करता है किसी भी देश के पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से समझने में। तो आई होप तुम्हें सेंसस का ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा और अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो गई है तो इस स्लाइड को दोबारा से पढ़ लेना। तो हमारा अगला टॉपिक होगा पॉपुलेशन का साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो मैं तुम्हें इसे एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। अगर हमें किसी स्कूल के पॉपुलेशन का अंदाजा लगाना होगा तो हम ये चेक करेंगे कि उसके हर क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, जिसे ही हम कहेंगे साइज। और अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम चेक करेंगे कि वो बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं और कितने बैठे हुए हैं। यानी कि कोई फर्स्ट फ्लोर पे ज्यादा बच्चे हैं या सेकंड फ्लोर पे ज्यादा बच्चे हैं या किसी क्लास में ज्यादा बच्चे हैं या कम बच्चे हैं, तो यही कहलाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक इसी तरीके से हमारी कंट्री का भी साइज भी है और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जिसकी मदद से हमें अपने कंट्री को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो चलो इस टॉपिक को और डिटेल में समझते हैं। तो पॉपुलेशन के साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो मेथड से समझने वाले हैं। सबसे पहला है बाय नंबर्स और दूसरा है बाय डेंसिटी। इसे बिल्कुल याद रखना है कि हम इसे दो मेथड से पढ़ रहे हैं और सबसे पहला मेथड है हमारा बाय नंबर्स। तो चलो देखते हैं कि ये टॉपिक हमें क्या समझाना चाहता है। तो इंडियाज पॉपुलेशन एज पर मार्च 2011 स्टूड एट 1200.6 मिलियन और 1.2 बिलियन। यानी 2011 के डेटा की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन 1.21 बिलियन हुआ करता था। आज हमारा पॉपुलेशन कुछ और है, लेकिन क्योंकि इस बुक में एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है वो 2011 के हिसाब से दिया हुआ है तो हम उसी की बात करेंगे। आगे कह रहा है कि अगर इसके वर्ल्ड शेयर की हम बात करें तो दीज 1.2 बिलियन पीपल अकाउंट फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। यानी अगर पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 100% है तो उसमें से हमारे इंडिया में अकेले 17.5% लोग रहते हैं। याद रखना है तो इंडिया का पॉपुलेशन शेयर पूरे वर्ल्ड में कितना है, 17.5%। नेक्स्ट अगर हम इसके लैंड एरिया की बात करें
तो इंडिया पॉपुलेशन इज क्राउडेड इनटू एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये तो तुमने अपने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितने एरिया में रहता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहता है। और एरिया वाइज अगर हम वर्ल्ड शेयर की बात कर ले तो ये होता है हमारा 2.4%। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात करें तो हमारा वर्ल्ड शेयर कितना है, 17.5%। लेकिन अगर बाय एरिया बात करें तो हमारा एरिया में वर्ल्ड शेयर है 2.4%। आई होप तुम्हें इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा और तुम इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट with a population size of 1.199 मिलियन। यानी कि 2011 के डेटा की बात करें तो हमारे देश के अंदर सबसे पॉपुलेटेड स्टेट अगर कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश और उसकी जनसंख्या है 199 मिलियन। इसे याद रखना है। इस टॉपिक में मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ उसमें से बहुत सारे चीज जो है वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से तुम्हें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है और उसकी जनसंख्या है 199 मिलियन। उत्तर प्रदेश अलोन अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन अगर 100% है तो उसमें से सिर्फ अकेले 16% किसके पास है, यूपी के पास है, यानी कि उत्तर प्रदेश के पास। आगे कहता है Sikkim is the state with the lowest population, having only 0.6 million, 6 लाख people। और सिक्किम की बात करें तो जहां उत्तर प्रदेश हमारे लिए सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट था, सिक्किम वही हमारे लिए सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है और सिर्फ 0.64 मिलियन यानी कि लगभग 6 लाख लोग जो है वहां पर रह रहे। अब हम बात करते हैं स्टेट के अलावा हमारे पास कुछ आइलैंड्स भी है। तो आइलैंड के केस में अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं जो कि हमारा एक यूनियन टेरिटरी भी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कम जनसंख्या है और सिर्फ 64,429 लोग ही रहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमें बहुत सारे डेटा के बारे में पता चला है और ये सारे डेटा जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डेटा हमें मिला है कि एज पर मार्च 2011 इंडिया का पॉपुलेशन 1.21 बिलियन हुआ करता था और अगर हम इसके पॉपुलेशन के वर्ल्ड शेयर की बात करें तो ये 17.5% था। अब इंडिया के पॉपुलेशन कितने एरिया में रहते हैं, तो इंडिया के 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं और इसके वर्ल्ड शेयर की अगर बात की जाए तो 2.4% था। उसके बाद 2011 के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट अगर कोई थी तो वो था उत्तर प्रदेश और उसका पॉपुलेशन था 199 मिलियन यानी 199 मिलियन। और अगर बात करें कि टोटल इंडिया में उसका कितना शेयर था तो लगभग 16%। सिक्किम वही हमारे पास लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट था जहां पे फिर सिर्फ 0.64 मिलियन यानी कि 6 लाख लोग ही रह रहे थे। और सबसे लास्ट में हमें पता चला कि हमारे पास जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहां पे सिर्फ 64,429 लोग ही रहते हैं। तो आई होप ये स्लाइड के सारे डेटा तुमने अच्छे से नोट कर लिए होंगे और इसकी मदद से तुम एग्जाम में काफी बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो पिछले टॉपिक के कुछ डेटा को कवर करने के बाद हमारे सामने कुछ और डेटा सामने आ रहे हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो चलो उसे भी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट। तो ये सबसे बड़ा एक अमेजिंग फैक्ट है कि हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट है और 28 स्टेट में बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ 5 स्टेट्स में ही रहती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है वेस्ट बंगाल और पांचवा है आंध्र प्रदेश, है ना। तो तुम्हें ये याद रखना है कि इंडिया का आधा से ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ इन्हीं 5 स्टेट्स में रहता है। एक बात ध्यान रखना कि ये टॉपिक से तुम्हारा मैप क्वेश्चन बन सकता है। मैप में आ सकते हैं कि लोकेट दोस 5 स्टेट्स इन विच हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स। तो याद रखना है इन 5 स्टेट के नाम और मैप पे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है। आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। राजस्थान while it is the largest state in terms of area, it accounts for only 5.5% of the total population of India। तो बाय एरिया अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा स्टेट हमारा है राजस्थान, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, केवल 5.5% पॉपुलेशन ही वहां रह रही है। तो ये डेटा भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले स्लाइड में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें और कुछ एड ऑन होता जा रहा है कि इंडिया का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन केवल 5 स्टेट में रहता है, जो हमें क्वेश्चन आंसर के पर्पस से तो याद रखने ही है, लेकिन मैप वर्क में भी ये काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं।
हैं। और दूसरा हमें पता चला कि एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट होता है, लेकिन वहां रहने वाले पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 5.5% है। तो हमारे एनसीईआरटी में दो फिगर भी दी गई है और हम उस फिगर को भी काफी अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जाम में हमें उसे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला फिगर हमें दिखा रहा है इंडिया का पॉपुलेशन शेयर इन द वर्ल्ड और इंडिया का एरिया शेयर इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन शेयर पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वर्ल्ड शेयर दिए हुए हैं इंडिया के, इंडिया वर्ल्ड शेयर, इंडिया का वर्ल्ड शेयर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इतना बड़ा जो एरिया है, बड़ा पाई चार्ट है, ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया का हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि है 17.5। और दूसरे एरिया वाइज बात करें तो ये जो बड़ा सा पीस हमें दिखाई पड़ रहा है ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये छोटा सा पीस जो यहाँ पे तुम्हें दिखाई पड़ रहा है यही है इंडिया का शेयर जो कि है हमारा 2.4%। तो आई होप तुम्हें ये पिक्चर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे फिगर की हम बात करें तो इसमें पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है कि हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट में कितने कितने परसेंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो तुम बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि सबसे बड़ा शेयर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश जिसका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन 16%। दूसरे नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र 9% है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा बिहार, इसका भी 9% ही है, बस क्योंकि एरिया वाइज महाराष्ट्र ज्यादा बड़ा है तो उसे हमने सेकंड पोजीशन पे रखा है। तीसरा हमारा आता है वेस्ट बंगाल 8% और चौथा और पांचवा आता है हमारा आंध्र प्रदेश 7%। तो यही वो 5 स्टेट है और उनके परसेंटेज भी दिए हुए हैं कि हमारे इंडिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं 5 स्टेट्स में रहते हैं और बाकी के स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी तुमको दिया हुआ है, तुम इसे पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन इन पांचों का तुम्हें बहुत जरूरी है याद रखना क्योंकि इन्हीं पांचों से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो आई होप ये फिगर भी तुम काफी अच्छे से समझ गए हो। तो पिछले टॉपिक में इंडिया के साइज और पॉपुलेशन को हमने बाय नंबर्स पढ़ा था और इस टॉपिक में हम इसे बाय डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। नहीं समझ आया ना? चलो इसे और आसान बना। सपोज एक स्कूल में 10 क्लासरूम है और हर क्लासरूम में अलग अलग क्वांटिटीज में बच्चे मौजूद। तो अगर किसी क्लासरूम में 50 या 60 बच्चे हैं तो उस क्लास की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। और अगर किसी क्लासरूम में सिर्फ 20 ही बच्चे हैं तो उस क्लास की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा कम है। तो आई होप तुम्हें अब डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो अगर किसी एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं और वहां पे एरिया कम है तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। और कहीं पे पॉपुलेशन कम रह रही है तो वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा। पॉपुलेशन के डेंसिटी को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जो मैं तुम्हारे लिए बोर्ड पर लिखने वाला हूं। लेट मी सेलेक्ट अ पेन फॉर यू। तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। यानी अगर तुम्हें किसी भी एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है तो तुम उस एरिया के टोटल पॉपुलेशन को उसके टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट का एरिया एक जैसा नहीं है, तो सारे स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी भी एक जैसा नहीं होगा। तो अगर हर स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी को पता लगाना है तो हम वहां के टोटल पॉपुलेशन को उसके टोटल एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उस जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आई होप अब तुम्हें पॉपुलेशन डेंसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो पॉपुलेशन डेंसिटी टॉपिक को हम थोड़े और बेहतर तरीके से समझते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हमारे देश में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल अनइवन तरीके से है, बिल्कुल एक जैसा नहीं है। तो अगर उसे हमें अच्छे तरीके से समझना है तो उसका एक बेटर पिक्चर अगर हमें कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो है इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि मैंने तुम्हें अभी जस्ट निकालना सिखाया है। इट इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं और पिछले टॉपिक में मैंने तुम्हें इसे निकालने का फॉर्मूला भी समझाया था। नेक्स्ट अगर हम इंडिया के एवरेज डेंसिटी की बात करें एज पर 2011, याद रखना है इस बुक में सारा डेटा एज पर 2011 का ही दिया हुआ है। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि इंडिया का जो एरिया है उसमें पूरा एवरेज निकाला गया पॉपुलेशन डेंसिटी का, तो वो निकल के आया है 382 स्क्वायर किलोमीटर पर पर्सन का। और अगर हम बात करें तो हमारे स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। हर स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी
तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? बिहार में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, जहाँ 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जिसका मतलब है कि बिहार में एरिया से ज्यादा लोग रह रहे हैं। जितना एरिया है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ एक यूनिट एरिया में 17% पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें कुछ और डेटा देखने को मिल रहे हैं कि इंडिया का एज पर 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसमें भी सबसे ज्यादा था हमारे बिहार का 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। तुमने कभी सोचा है कि क्यों बिहार में बहुत ज्यादा है और क्यों अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है? तो फिक्र मत करो, इसके रीजंस भी मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में जरूर बताऊंगा। हमारे लिए एक नोट भी दिया गया है हमारे एनसीईआरटी में कि इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। यानी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, और इंडिया उन्हीं में से एक है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो इंडिया से पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। और तुम्हें लगता होगा उन पॉपुलेशन का एरिया इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बाय टर्म्स ऑफ एरिया उन कंट्रीज का एरिया इंडिया से काफी ज्यादा कम है, लेकिन क्योंकि वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा रह रही है तो इस वजह से वो इंडिया से आगे निकल जाते हैं। और उन कंट्रीज का नाम है बांग्लादेश एंड जापान। तो तुम्हें यह भी याद रखना है कि बांग्लादेश और जापान का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया से ज्यादा है। तो आई होप पॉपुलेशन डेंसिटी का अब तक का ये सफर तुम्हारे लिए काफी आसान होगा। अब मैं इसके रीजंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्यों बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और क्यों अरुणाचल में बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी के रीजन को डिस्कस करने से पहले हमारे एनसीईआरटी में दिए गए इस पिक्चर को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में हम इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो तुम इस यहाँ पर देख पा रहे हो कि इंडिया का एक मैप दिया हुआ है, और इंडिया के मैप में सारे स्टेट्स डिवाइडेड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से। तो वो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन के डेंसिटी को। याद रखना है, ये जो कलर है वो पॉपुलेशन के डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब किस जगह पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है उसे चेक करने के लिए हम यहाँ साइड में चेक करेंगे। तो जहाँ पे भी डार्क ग्रीन कलर से दिया हुआ है इसका 250 से कम लोग रह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे लाइट ग्रीन दिया हुआ है वहां पे 250 लोग रह रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तीसरा, जहाँ पे येलो कलर से दिया हुआ है वहां पे समझ जाओ 501 लोगों से लेकर 750 लोगों के बीच वहां पर रह रहे हैं। फिर जैसे जैसे ऑरेंज और रेड होता जा रहा है ये पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो रेड कहाँ पे है? तो याद रखना है, ये रहा हमारा बिहार और ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल। इंडिया में बिहार और वेस्ट बंगाल में एरिया से ज्यादा लोग रह रहे हैं, इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। अगर बात करें सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। और भी बहुत सारे स्टेट है, तुम यहाँ देख पा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर, इन सारे जगह पे। यहाँ तुम देख पा रहे हो मध्य प्रदेश, यहाँ देख पा रहे हो छत्तीसगढ़, यहाँ देख पा रहे हो राजस्थान। में तुम्हारे लिए ये सारे स्टेट्स के नाम भी लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इन सारे जगह पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो इस मैप के थ्रू हमें पता चल रहा है कि इंडिया के सारे स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी एक जैसी नहीं है। कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, कुछ स्टेट में बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों सारे जगह पे एक जैसे लोग नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हें भी इसका आंसर पता है, लेकिन मैं तो तुम्हारा टीचर ठहरा हूं तो बताना मेरा काम है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फाइनली इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हर स्टेट में एक जैसा क्यों नहीं है। तो हमारे पास इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे लो डेंसिटी की, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां लो डेंसिटी है और क्यों है। तो लो डेंसिटी के नाम में मैंने तुम्हें पढ़ाया था अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और बहुत सारे हिमालयन स्टेट। लो डेंसिटी होने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर रग्ड टेरेन है,
अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे रहने के लिए समतल जमीन नहीं है, ऊपर खाबड़ पहाड़ है, बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, या तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है या फिर जो है बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी पड़ती है। रेगिस्तान है, राजस्थान भी इसके अंदर आ जाएगा। तो तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम इसलिए है, लोग यहाँ पे कम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये जगह रहने लायक सही नहीं है, ना तो क्लाइमेट के हिसाब से ना तो टोपोग्राफी के हिसाब से। तो इस वजह से यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। तीसरा है, यहाँ पे जो सॉइल क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा पुअर है। तो अगर अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पे सब कुछ खराब है वहां पे लोग क्यों ही रहेंगे। तो इस वजह से वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो याद रखना है, ये टॉपिक तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिस्कस व्हाई देयर इज सो मच वेरिएशन इन द इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, कि क्यों पॉपुलेशन डेंसिटी के वजह पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में वेरी करती है। तो तुम्हें यही रीजन देना है, लो डेंसिटी वाले इलाके में ये रीजन, मॉडरेट वाले में ये वाला रीजन और हाई वाले में ये वाला रीजन, जिसे हम एक एक करके अभी और आगे डिस्कस करेंगे। तो लो डेंसिटी का टॉपिक तो तुम्हें समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जहां पे मॉडरेट डेंसिटी है वहां पे क्या हालात है। तो जहां पे भी मॉडरेट डेंसिटी है वहां थोड़ा बहुत हिली रीजन है, थोड़ा बहुत डाइसेक्टेड रीजन है और थोड़ा बहुत रॉकी नेचर भी है टेरेन का, मतलब थोड़े बहुत पहाड़ भी हैं, थोड़े बहुत समतल जमीन भी है और थोड़े बहुत जो है पथरीले जमीन भी है। तो जहाँ पहाड़ और पथरीले है वहां पर तो लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ पे समतल जमीन मिल जा रही है तो वहां पे ठीक ठाक क्वांटिटी में लोग बस जा रहे हैं। तो इस वजह से वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मॉडरेट है, यानी कि ठीक ठाक है। बारिश की बात करें तो मॉडरेट टू लो रेनफॉल, मतलब बारिश एकदम कम भी होती है लेकिन कभी कभार अच्छी भी हो जाती है। तो इस वजह से वहां के लोगों का काम चल जाता है, तो थोड़े बहुत लोग वहां पर जाकर के बस गए। आगे बात, शैलो सॉइल, शैलो सॉइल के अंदर जैसे कि मतलब वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा जो है क्या बोल सकते हैं, पतली है, ढीली है, ठीक ठाक एग्रीकल्चर क्रॉप को सपोर्ट कर लेती है। तो एक तरीके से हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे ना तो क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है और ना ही बहुत ज्यादा अच्छा है, बीच में है। इस वजह से यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है, बीच में है, मतलब ज्यादा लोग नहीं रहते हैं और बहुत कम लोग भी यहाँ नहीं रहते हैं, ठीक ठाक लोग रहते हैं। तो यही रीजन है हमारा मॉडरेट डेंसिटी का। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं हाई डेंसिटी वाले इलाकों की, कि हाई डेंसिटी वाले इलाकों में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल फ्लैट प्लेन्स देखने को मिलेंगे, यानी समतल जमीन देखने को मिलेगी जहां का सॉइल एकदम फर्टाइल होगा, भूमि बिल्कुल उपजाऊ होगी, एबिडेंट रेनफॉल यानी एकदम बहुत अच्छी खासी मात्रा में बारिश हो रही होगी। तो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स वाला इलाका तुम्हें पता ही है, उस जगह पे ये सारी चीजें अवेलेबल है और इस वजह से जहां अच्छी क्वालिटीज अवेलेबल होगी लोग वहां रहना पसंद करते हैं और इस वजह से यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो अब तुम बिहार और अरुणाचल को इन क्राइटेरियाज में सेट करके देखो कि वो कहाँ फिट बैठ रहे हैं और किस वजह से वहां पे किस तरह की डेंसिटी है। तो आई होप पॉपुलेशन का ये साइज और डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स और बाय डेंसिटी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर से अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा रिवीजन करके देखो, जरूर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक पढ़ के तुम्हें पॉपुलेशन का साइज और डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स और बाय डेंसिटी दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बारी है हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। चलो इसे भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। तो सपोज करो तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं और अचानक से तुम्हारे पसंद के 3 गेस्ट तुम्हारे घर में और आ जाते हैं। तो अब तुम्हारे घर का पॉपुलेशन है 8 लोग और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। और क्योंकि ये ग्रोथ उनके आने के वजह से हुई है तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे पॉपुलेशन के चेंज होने का प्रोसेस। तो इसी तरीके से हमारे कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन भी टाइम टू टाइम बढ़ती और घटती रहती है और ये भी होता है कुछ प्रोसेसेस की मदद से। तो चलो उसे भी हम अगले स्लाइड में समझते हैं। तो हमारा टॉपिक कहता है कि पॉपुलेशन इज अ डायनामिक फेनोमेनन, यानी पॉपुलेशन एक व्यापक रूप है जिसके अंदर बहुत सारे लोग कवर किए जाते हैं। द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन
पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी हमारे पॉपुलेशन का जो नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन है और कॉम्पोजिशन यानी बनावट जो है वो समय के साथ हमेशा बदलते रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। और इसके बदलने के पीछे, इसको इन्फ्लुएंस करने के पीछे कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो बर्थ के वजह से, डेथ के वजह से और माइग्रेशन की वजह से ही हमारे देश की पॉपुलेशन टाइम टू टाइम जो है बढ़ती रहती है या घटती रहती है। तो इसे और डिटेल में हम समझेंगे आगे के टॉपिक्स में, तो ध्यान से बने रह। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के मीनिंग को। तो चलो देखते हैं कि इसका मीनिंग हमें क्या समझा रहा है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री और टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि पिछले समय से लेके अब तक के समय में हमारे देश में रह रहे लोगों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन का ग्रोथ बोल। एक्सप्रेशन ऑफ चेंज, सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। और पॉपुलेशन ग्रोथ को हम करीब दो तरीके से दिखा सकते हैं। सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, यानी कितने जनसंख्या बढ़ी है इसे हम नंबर्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, या फिर कितनी जनसंख्या बढ़ी है इसे हम परसेंटेज के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो तुम्हें याद रखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है और उसे कितने तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और इस स्लाइड में डिस्कस किए गए सारे पॉइंट्स तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज को। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज का मतलब होता है कि दिए गए दो समय के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ी, और इसे कैलकुलेट करने के लिए न्यू पॉपुलेशन में से ओल्ड पॉपुलेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एब्सोल्यूट इंक्रीज सामने आ जाता है। सपोज करो कि 2025 कर देते हैं तो 500 बच्चे कर देते हैं इंक्रीज। तो आई होप एब्सोल्यूट इंक्रीज तुम्हें समझ में आया होगा, जिसमें नई पॉपुलेशन में से अगर हम ओल्ड पॉपुलेशन को डिक्रीज कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें हमारा एब्सोल्यूट इंक्रीज मिल जाता है। तो तुम भी चेक करना अपने क्लास में कि पिछले साल तुम्हारे क्लासरूम में कितने बच्चे थे और इस साल तुम्हारे क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। अगर तुम्हारा डिक्रीज करने के बाद जो भी आंसर निकल के आएगा वही होगा तुम्हारे क्लास का एब्सोल्यूट इंक्रीज। दूसरा मेथड है हमारा एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि अगर हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है या घटी है तो कितने स्पीड से। तो द स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉपुलेशन इज नोन एज एनुअल ग्रोथ रेट। इसे भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो सपोज तुम्हारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं और उन 1000 बच्चों को तुम 100 के 10 सेक्शंस में डिवाइड कर दो, और तुम ये चेक करना कि 100 के इन 10 सेक्शन में से किसी एक क्लासरूम में अगले साल उसके पॉपुलेशन में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर मान लो किसी एक क्लास में 100 से बढ़ के अगर 105 बच्चे हो जाए तो वो जो 5% यानी जो 5% है वही होगा उस क्लासरूम का एनुअल ग्रोथ रेट। ये तुम्हें याद रखना है। या फिर जो है वहां पे बच्चे घट जाएंगे तो भी वही निकल के आएगा हमारा एनुअल ग्रोथ रेट। तो एनुअल ग्रोथ रेट को निकालने के लिए हम देखते हैं कि इस साल और अगले साल में कितने जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एनुअल ग्रोथ रेट। आई होप तुम्हें जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला है हमारा एब्सोल्यूट इंक्रीज, जिसमें न्यू पॉपुलेशन में से ओल्डर पॉपुलेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा है हमारा एनुअल ग्रोथ रेट। तो इसे अच्छे से समझ लेना, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा जरूर देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एक पिक्चर को जो हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है। इस पिक्चर के थ्रू हम देखेंगे कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन 1901 से लेकर के 2011 तक कितना बढ़ा है। और ये जो हमारा पिक्चर दिया हुआ है ये एग्जाम में ग्राफ सेक्शंस में पूछे जाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया में 1901 की, तो हमारा पॉपुलेशन जो है सिर्फ 238.40 मिलियन हुआ करता था। और अगर हम आज की बात कर ले 2011 की, तो हमारा पॉपुलेशन
210.19 मिलियन हो गया है। यानी तुम इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हो कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन हर 10 साल में कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इस बढ़ते जाने की वजह से ही तुमसे बहुत सारे आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए बोर्ड पे लिख देता हूँ। जैसे तुमसे पूछा जा सकता है कि which was the highest year, तुमसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट ईयर हमारा इसमें से कौन सा था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आपका हाईएस्ट ईयर। या फिर तुमसे जो है लोएस्ट भी पूछे जा सकते हैं, लोएस्ट का भी पूछा जा सकता है, सेकंड हाईएस्ट या सेकंड पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं। ये सिमिलर कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और याद रखना है कि सिर्फ इजियर क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, कई बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। जैसे चौथा क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि इंडिया का पॉपुलेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत है कि क्यों बढ़ता जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस तो तुम इस ग्राफ को देखकर ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आई होप तुम सबके पास दिमाग अवेलेबल होगा, नहीं है तो यहाँ दिमाग लगाओ और सीखो कि इसे कैसे आंसर करते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज को। तो चलो देखते हैं कि प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है बर्थ रेट। पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट्स है। तो हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है हमारा बर्थ रेट, दूसरा है हमारा डेथ रेट और तीसरा है हमारा माइग्रेशन। यानी बर्थ रेट के वजह से, डेथ रेट के वजह से और माइग्रेशन के वजह से जो है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन टाइम टू टाइम बढ़ती या घटती रहती है। तो इसे अब हम और डिटेल में समझते हैं। तो बर्थ रेट जो है हमारे प्रोसेस का सबसे पहला कंपोनेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट है, जिसके वजह से हमारे इंडिया की जनसंख्या बढ़ती है। इसके डेफिनेशन की अगर हम लोग बात कर तो द नंबर ऑफ 4,000 पर्सन इन ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट। यानी हमारे देश में जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं उनको अगर एक एक हजार के सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाए तो 1,000 लोगों पे एक साल में कितने लोगों ने जन्म लिया है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। और हम बात करते हैं कि बर्थ रेट का हमारे देश के पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इफ द बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। यानी कि अगर हमारे देश में बर्थ रेट डेथ रेट से हायर होगी तो हमारे देश का जो जनसंख्या है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। और इसके बारे में एक नोट भी है कि इन इंडिया बर्थ रेट्स हैव हिस्टोरिकली बीन सिग्निफिकेंटली हायर देन द डेथ रेट लीडिंग टू रैपिड ग्रोथ। यानी कि अगर इतिहास के पन्ने पलट के देखे जाए तो हमारे इंडिया में जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से हमेशा हाई ही रहा है, जिसके वजह से हमारे इंडिया में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ही है। पिछले चैप्टर के ग्राफ, पिछले टॉपिक के ग्राफ में तुमने देखा था, मैंने तुम्हें दिखाया था कि 1901 से 2011 तक जो है हमारे इंडिया का पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ आया है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से हमेशा हायर रही। तो आई होप हमारे प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज का सबसे पहला कंपोनेंट बर्थ रेट तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे और दूसरे कंपोनेंट का नाम है डेथ रेट। द डेथ रेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचुरल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। यानी डेथ रेट के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारी जनसंख्या कैसे बढ़ी। तुम बोलोगे सर डेथ रेट में लोग मरते जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं जनसंख्या कितनी बढ़ी है, कैसे पता चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा कि जितने लोग हमारे पास अवेलेबल थे उसे में से हम क्या करेंगे, डेथ रेट को डिक्रीज करके देखेंगे। तो जो भी लोग हमारे पास बच जाएंगे और उसमें से जो लोग ऐड हुए हैं वही हमें बताएगा कि हमारा नेचुरल इंक्रीज कितना हुआ है। डेथ रेट के डेफिनेशन की अगर हम लोग बात कर ले तो नंबर ऑफ लाइव डेथ्स पर 1,000 पर्सन इन ए ईयर। यानी हमारे देश में जितनी भी जनसंख्या, जितने भी लोग मर रहे हैं उनको अगर एक एक हजार सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाए और एक साल के अंदर जितने लोगों की मृत्यु हुई है 1,000 लोगों पे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डेथ रेट बोलेंगे। डेथ रेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे पॉपुलेशन के ऊपर? तो ए डिक्लाइनिंग डेथ रेट इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि अगर हमारे देश की डेथ रेट गिर जाएगी तो हमारे देश का जनसंख्या या पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि अगर डेथ रेट गिर गई है तो इसका मतलब बर्थ रेट या तो वहीं पे है या फिर बढ़ गया है, जिसकी वजह से जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो डेथ रेट के गिर जाने का यही हमारे ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेथ रेट का, सॉरी डेथ नोट नहीं, एनिमे में चला गया हूं मैं, डेथ रेट
इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, सैनिटेशन एंड फूड सिक्योरिटी हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द डेथ रेट इन द रीसेंट डेकेड। यानी कि हमारे इंडिया में डेथ रेट के कम होने के क्या कारण है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हेल्थ के सेक्टर में हमने काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है, सैनिटेशन यानी साफ सफाई के मामले में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है, और इंडिया में फूड सिक्योरिटी को अचीव कर लिया है कि आदमी को भी भूखा मरने नहीं देते हैं। इस वजह से जो डेथ रेट है हमारा काफी ज्यादा कम हो गया है और इंडिया का जनसंख्या जो है अब मेंटेन्ड है या फिर जो है ग्रो कर रहा है। तो आई होप डेथ रेट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। सिंस 1981 बर्थ रेट्स इन द इंडिया हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, रिजल्टिंग इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस इज अ साइन ऑफ सक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड सोशल अवेयरनेस। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि डेथ रेट कम हो गई है, लेकिन 1981 के बाद से हमारे इंडिया में बर्थ रेट भी थोड़ा डिक्लाइन करना शुरू हो गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि पहले हमारे बीच में जागरूकता नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से लोग जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करते जा रहे थे और फिर उसका देखभाल नहीं कर पा रहे थे। तो ये साइन है कि बर्थ रेट अगर कम हो गया है तो इसका मतलब है कि लोग रेस्पॉन्सिबल हुए हैं, अवेयर हुए हैं कि बर्थ रेट जो आशीर्वाद है उसे रेस्पॉन्सिबली यूज करना है। तो इस वजह से जो है आप लोग प्लांट पेरेंट रूट पे आ गए हैं, जितनी उनकी काबिलियत है उस हिसाब से बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिस वजह से बर्थ रेट क्या हो गया है 1981 के बाद से काफी ज्यादा कम हुआ है। लेकिन डेथ रेट हमेशा उससे भी कम ही रहा है, इस वजह से जनसंख्या कभी घटी नहीं और हमेशा बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। तो अब हम पहुंच गए हमारे प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के तीसरे कंपोनेंट पे और उसका नाम है माइग्रेशन। तो चलो देखते हैं माइग्रेशन का क्या मतलब होता है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। यानी माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक रीजन या एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी जाते हैं तो उसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है? माइग्रेशन कहा जाता है। अनलाइक बर्थ एंड डेथ रेट, माइग्रेशन कैन बी वॉलंटरी और फोर्स। यानी कि बर्थ पे तो हमारा अपना खुद का कंट्रोल और डेथ पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन माइग्रेशन पे हमारा खुद का कंट्रोल होता है। माइग्रेशन या तो वॉलंटरी यानी कि लोग अपने मन से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, या फिर फोर्स्ड हो सकता है, यानी जबरदस्ती लोगों को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा है। तो माइग्रेशन वॉलंटरी भी होते हैं और माइग्रेशन जो है फोर्स्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि माइग्रेशन दो तरीके के होते हैं। तो इसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तुम्हें याद रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन आर देयर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। सबसे पहला माइग्रेशन होता है हमारा इंटरनल माइग्रेशन, मूवमेंट विद इन द कंट्री, एग्जांपल रूरल टू अर्बन। इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ही मूव करते हैं। नेशनल बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं या दूसरे से तीसरे स्टेट जाते हैं या फिर गांव से शहर चले जाते हैं। इस तरह के माइग्रेशन को इंटरनल माइग्रेशन कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के माइग्रेशन से देश के पॉपुलेशन पे तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन देश के इंटरनल पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे जरूर असर पड़ता है। वहां का कॉम्पोजिशन, बनावट सब बदल जाता है। तो याद रखना है इंटरनल माइग्रेशन का देश के पॉपुलेशन पे नहीं, लेकिन देश के इंटरनल पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ता है। दूसरा है हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन, मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज। दिस चेंजेस बोथ द पॉपुलेशन साइज एंड द डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन। यानी कि दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन, जिसमें लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं, जिसके वजह से देश के पॉपुलेशन पे भी असर पड़ता है और देश के डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन पे भी असर पड़ता है। मैंने पीछे ही तुम्हें डेमोग्राफिक का मतलब समझाया था कि वहाँ कितने मेल फीमेल रह रहे हैं, उनका काम क्या है, ये सारा कुछ डेमोग्राफिक कहलाता है। और अगर लोग एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री चले जाएंगे तो वाकई में पॉपुलेशन के साथ वहां का डेमोग्राफिक कंपोजिशन भी बदल जाता है। तो यही था हमारा माइग्रेशन और ये थे माइग्रेशन के दो टाइप। अब माइग्रेशन के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल समझा दूं। माइग्रेशन में भी दो तरीके के शब्द होते हैं। एक होता है हमारा एमिग्रेशन, इसे तुम्हें याद रखना है, एमिग्रेशन। और दूसरा होता है हमारा इमिग्रेशन, IMMIGRATION। तो एक का स्पेलिंग है एमिग्रेशन और दूसरे का स्पेलिंग है इमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब होता है जब एक कंट्री को छोड़कर दूसरे जाते हैं, मतलब एक जगह को छोड़कर जब दूसरे जगह लोग जाते हैं तो उसे कहते हैं हम एमिग्रेशन। लेकिन जब एक जगह से लोग किसी दूसरे जगह अराइव होते हैं, पहुंचते हैं,
तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमिग्रेशन। यानी कि तुम जब अपने क्लास 9th को छोड़ के 1 महीने के बाद क्लास 10th में जाओगे तो 9 से 10th में जाने का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा एमिग्रेशन, और जब तुम 9 से 10th में पहुंच रहे हो तो वही प्रोसेस कहलाएगा तुम्हारा इमिग्रेशन। तो आई होप तुम्हें माइग्रेशन के सारे फैक्ट्स और पॉइंट्स जो है अच्छे से समझ में आ गए। माइग्रेशन के कुछ और पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चलो हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। In India, most migration have been from rural to urban areas because in rural area, these are adverse conditions of poverty and the pull of the city in terms of increased employment opportunities and better living conditions। ये जो 4 लाइनें मैंने तुम्हारे लिए पढ़ी हैं, तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आए हैं। सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि इंडिया में अगर माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे ज्यादा इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज के बीच में, यानी लोग गांव से शहर जा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में लोग गांव से शहर क्यों जा रहे हैं। तो इसका आंसर करने के लिए तुम्हें 2 फैक्टर्स का सहारा लेना है। सबसे पहला फैक्टर है तुम्हारा पुश फैक्टर, पुश फैक्टर, और दूसरा है तुम्हारा पुल फैक्टर। याद रखिए, तो ये पुश फैक्टर पुल फैक्टर क्या होते हैं तो मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। पुश फैक्टर का मतलब है कि गांव का कंडीशन, गांव का सराउंडिंग कुछ ऐसा हो जाता है कि वहां पे कंडीशन लिवेबल नहीं होते हैं लोगों के लिए, और गांव जो एक तरीके से लोगों को मेंटली पुश कर रही होती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और वो कंडीशन क्या क्या होते हैं, तो एडवर्स कंडीशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी गांव में गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है, बेरोजगारी देखने को ज्यादा मिलती है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होते हैं पैसे कमाने के। इस वजह से गांव जो है उन्हें एक तरीके से पुश कर रहा होता है कि यहाँ से निकल जाओ अगर तुम्हें अपना जीवन सफल बनाना है। तो पहला फैक्टर होगा पुश फैक्टर। और शहर को पुल फैक्टर इसलिए कहा गया है कि शहर जो है आकर्षित करते हैं, तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि वहां पे जो है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, बेटर फैसिलिटीज और बेटर लिविंग कंडीशंस अवेलेबल होते हैं। तो गांव के मुकाबले बहुत ज्यादा फैसिलिटी, लाइटिंग, शोर शराबा तो होता ही है, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पस, अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, पैसे कमाने के तरीके ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से शहर जो है लोगों को आकर्षित करता है। तो इस वजह से गांव के लोग जो है गांव छोड़ करके शहर जाते हैं, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है मेरा पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। तो आई होप तुम्हें ये दोनों फैक्टर अच्छे से समझ में आ गए। माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इट चेंज नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज बट आल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल। तो इसका मतलब है कि माइग्रेशन करने की वजह से वहां की जनसंख्या भी बदल जाती है, लेकिन कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब है कि मान लो एक गांव में 100 मेल और 100 फीमेल थे, दूसरे गांव में भी दूसरे शहर में भी 100 मेल और 100 फीमेल थे। तब इस गांव से 10 मेल और 10 फीमेल निकल के शहर चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है मेल और फीमेल का वो 90-90 हो जाएगा, और शहर में 110 एंड 110 हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर ले कि मान लो गांव में जो है ज्यादातर लोग जो है, मान लो 50 लोग जो है 18 साल के हैं, और शहर में मान लो 50 लोग जो है 18 साल के हैं, लेकिन यहाँ से अगर 10 लोग निकल के शहर चले जाते हैं तो अब गांव में 40 लोग 18 साल के हैं और शहर में 60 लोग 18 साल के। तो यही कहलाता है कॉम्पोजिशन, यानी पॉपुलेशन की बनावट जो माइग्रेशन के साथ बदल जाती है। तो आई होप तुम्हें ये लाइन भी बहुत अच्छे से समझ में आई। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन अ स्टेडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज। एक फैक्टर ये भी है कि गांव से शहर की तरफ जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, इसके वजह से शहर ओवर क्राउडेड होते जा रहे हैं, और शहरों में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, एकदम भीड़ भाड़ जो है बहुत ज्यादा हो गया है, लोग दबे कुचले हालात में आ रहे थे। एक डेटा की माने तो द अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 टू 31.80% इन 2011। यानी 1951 की बात करें तो शहरों की जनसंख्या 17.29% हुआ करती, लेकिन अब हम अगर 2011 की बात कर ले तो इतने सालों में जनसंख्या शहर की बढ़ के 31.80% हो गई है। तुम देख पा रहे हो कि कितने ज्यादा लोग गांव से जो है शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं और शहर में भीड़ बढ़ा रहे। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज। सबसे पहले तो तुमसे कांसेप्ट पूछा जा सकता है मिलियन प्लस सिटीज क्या होते हैं। तो मिलियन प्लस सिटीज का मतलब होता है एक ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे ज्यादा हो गई हो, यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा हो गई हो। तो जिस भी शहर का जनसंख्या 1 मिलियन से ज्यादा होगा उसे ही हम कहते हैं मिलियन प्लस सिटीज। तो अगर हम लोग बात करें 2001 में मिलियन प्लस सिटीज कितने हुआ करते थे इंडिया में,
तो 35 हुआ करते थे, लेकिन उसी के 10 साल के अंदर 2011 में ये मिलियन सिटीज 35 से बढ़ के कितनी हो गई है, 53 पे। और 2023 की बात करें, यानी 12 साल के बाद और बात करें, तो 53 से बढ़ के अब कितनी हो गई है, 59 हो गई है। तो ये पॉइंट्स भी तुम्हें अच्छे से याद रखने होंगे कि पहले हमारे पास जो 2001 में कितने मिलियन प्लस सिटीज हुआ करते थे, सिर्फ 35। 2011 में बढ़ के हो गए हैं ये 50 और 2023 में बढ़े हैं 59। तो इससे ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि कितना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ। तो आई होप ये टॉपिक भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी पॉपुलेशन ग्रोथ की और उसके चेंज प्रोसेस की, लेकिन इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं तुम्हारे बारे में। हाँ बिल्कुल, और तुम अपने बारे में इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है अडोलेसेंट पॉपुलेशन। और अडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अडोलेसेंट पॉपुलेशन को इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर कहा जाता है ना। अगर इंडिया के पॉपुलेशन की साइज की बात करें तो इंडिया के पॉपुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉपुलेशन कैटेगरी है तो वो है एडोलेसेंट, किशोरावस्था। किशोरावस्था किसे कहते हैं, कौन से लोग किशोरावस्था में आते हैं, तो इसके अंदर हम लोग बात कर ले एज ग्रुप 10 to 90 ईयर, यानी 10 से 19 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं एडोलेसेंट। और एडोलेसेंट पॉपुलेशन हमारे देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनके पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात करें, it constitutes 1/5 of the total population। एडोलेसेंट पॉपुलेशन इंडिया में कितने हैं, 1/5 है। 1/5 का मतलब होता है कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को आज जो है वो किसका है, लोगों का है। इसके अंदर जो एज ग्रुप के बच्चे आते हैं वो 10 से 19 साल के बच्चे होते हैं, यानी तुम्हारी ही बात की जा रही है। और दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर, और इन्हें फ्यूचर का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अभी जो है तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, लेकिन इस एज से निकलने के बाद तुम वर्किंग एज में चले जाओगे और फिर तुम्हारे ऊपर ही देश की इकोनॉमी डिपेंड करेगी। तो इसीलिए जो है मम्मी पापा, तुम्हारे टीचर और मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे से पढ़ लो। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम आगे चल के देश के काम आओगे, देश के लिए एसेट्स बनोगे। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो तुम अपने ही परिवार पे और अपने ही देश पे बोझ बन जाओगे और लाइबिलिटी बन जाओगे। तो तुम एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर रिसोर्स हो हमारे देश के लिए। तो हमेशा अच्छे से पढ़ना, चीजों को समझना और ये कोशिश करना कि आगे चल के तुम देश के लिए काम आओ। और इसी वजह से एडोलेसेंट पॉपुलेशन को जो है एक इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों एडोलेसेंट पॉपुलेशन हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें यही पॉइंट्स बिल्कुल आंसर करना। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलेसेंट आर हायर देन दोस ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। अगर एडोलेसेंट पॉपुलेशन के पोषण की अगर हम बात करें तो इसे एक छोटे बच्चे या एक बहुत बड़े लोगों से ज्यादा पोषण चाहिए होता है, क्योंकि जो एडोलेसेंट एज होती है इस टाइम पे बच्चों के बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं ना। तो इस वजह से उनकी जो पोषण की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे लड़कों में जो है हाइट बढ़ जाती है, आवाज भारी हो जाते हैं, बियर्ड आना स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है शरीर का पोषण रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक छोटे बच्चे है किसी भी एडल्ट के मुकाबले इस एज के दौरान, यानी कि 10 से 19 साल के दौरान जो है बहुत ज्यादा पोषण लगता है, तभी जो बॉडी जो है सही से ग्रो कर पाएगी। और अगर तुम्हारा पुअर न्यूट्रिशन रहेगा, यानी पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ, यानी अगर तुमने ठीक से न्यूट्रिशन नहीं लिया तो तुम्हें कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी, तुम बीमार रहने लगोगे और स्टंटेड ग्रोथ, तुम्हारी जो है सही से ग्रोथ नहीं हो पाओगी और तुम फिर जो है छोटे से रह जाओगे और फिर कहोगे कि मेरे क्लास के बच्चे जो है मुझे चिढ़ाते हैं। तो अगर तुम्हें अपने आप को बहुत अच्छा डेवलप करना है फिजिकली तो तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पसंद आ रहे हैं पिज्जा, मोमोज और चाउमीन, यही सब खाना है। तो इस वजह से जो है तुम्हारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो याद रखना है कि अपने आप को अगर काबिल बनाना है, फिजिकली सही से ग्रो होते हुए देखना है, तो सही और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी। आगे कह रहा है इन इंडिया द डाइट एडोलेसेंट्स इन एडुकेट इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने अभी जस्ट तुम्हें समझाया कि अभी मैंने कहा है कि हमें जो है बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, लेकिन इंडिया में आधे से ज्यादा बच्चे, मोस्ट ऑफ देम 75% से भी ज्यादा बच्चे जो है अच्छा डाइट वाला खाना नहीं खा रहे हैं, या तो वो सही से खाना ही नहीं खाते हैं, या फिर अगर वो खा भी रहे हैं तो जंक या फास्ट फूड खा रहे हैं। तो इस वजह से जो है उनका सही से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है और वो किसी न किसी डेफिशिएंसी या स्टंट
अनलिमिटेड ग्रोथ का शिकार हो रहे हैं। तो आई होप तुम्हें अपने बारे में यानी एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, और मैंने जो जो बातें तुमसे डिस्कस की हैं तुम इसे और अपने जीवन में अच्छे से अमल करो। हालांकि ये टॉपिक हमारा अभी यहाँ खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन हमारे लिए और क्या क्या जानकारी लेकर आया। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन में हम बात करने वाले हैं एडोलेसेंट गर्ल्स की। तो चलो देखते हैं ये टॉपिक हमसे क्या क्या है। ए लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट अनीमिया, यानी अगर हम 10 से 19 साल के गर्ल्स की बात करें तो ज्यादातर लड़कियों में अनीमिया के केसेस देखे जा रहे हैं। यानी कि ये लड़कियों जो ये लड़कियां सही से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, जिसके वजह से कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो गई है और वो एनीमिया के शिकार हो गए। अब तुम्हें कमेंट्स में लिख के बताएं कि एनीमिया किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मैं चेक करूंगा। दूसरा, देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। और क्योंकि एनीमिया कुछ खास बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा रही है सोसाइटी में, हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंसर्न पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से इतनी सारी लड़कियां जो है अनीमिया का शिकार हो रही। तो जरूरत है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की और लड़कियों को सेंसिटाइज करने की उनके ही प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि जब तक हम उनके प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, उनको नहीं समझाएंगे, तो ये केस बढ़ते जाएंगे और फिर एक दिन इतने बढ़ जाएंगे कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से बच्चों को बैठाकर समझाने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। और अवेयरनेस हम फैलाएंगे कैसे? तो थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, यानी सबसे पहले तो हम उन्हें साक्षर बनाएंगे, लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटीज में देखा गया है कि लड़कियों को जो है डिप्राइव कर दिया गया है एजुकेशन से, हम उनको पढ़ाते लिखाते ही नहीं है। तो अगर लड़कियां पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अपना ध्यान कैसे रखेंगी? और जब वो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो एजुकेशन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम उन्हें सिखाएंगे और वो अपने ऊपर काम करेंगे, और एक दिन वो इस अनीमिया और कोई भी बीमारी के डेफिशिएंसी से नहीं जकड़ी जाएंगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एडोलेसेंट गर्ल्स को कैसे जागरूक किया जाता है और क्यों एडोलेसेंट पॉपुलेशन हमारे देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम भी इंपॉर्टेंट हो। तो फाइनली हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे, जिसका नाम है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ये श्योर करती है कि हमारे देश का पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो और कंट्रोल्ड हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमारी देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी तो स्कूल्स पे, ऑफिसेस पे, जॉब्स पे भी प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जरूरी नहीं है कि फिर सबको ये चीज मिल पाए, और अगर सबको नहीं मिलेगी तो सबका एक साथ विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक पॉलिसी भी जरूरी है। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होते हैं। रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ द फैमिलीज वुड इंप्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ कॉम्प्लीट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। यानी हमारे देश की गवर्नमेंट ने 1952 में एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। यानी कि एक ऐसा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो इंडिया के लगभग सारे फैमिलीज को कवर कर सके। क्यों? ताकि उनका इंडिविजुअल हेल्थ इंप्रूव हो सके, उनका वेलफेयर हो सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कब लॉन्च किया गया है? 1952